के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने आरोप लगाया है कि आपने जो सूची जारी की है वो गठबंधन को दृष्टिगत रखते हुए नहीं की है, वो उसको नकारते हैं। उस पर कोई चर्चा न करें। गठबंधन होगा और सीटों का भी बंटवारा अच्छा होगा। कांग्रेस के सांसद भी यही कह रहे हैं कि जो आपने जो सीटें घोषित की है वो गठबंधन की सीटें नहीं, तो आपने अपने हाँ ठीक है, नहीं गठबंधन, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि गठबंधन होगा और कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से हो। राहुल गांधी का भी यूपी में जल्द ही दौरा है। सब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यक्रम कर रही हैं और जितना चुनाव करीब आएगा सभी दल अपने तरीके से जनता के बीच में जाएंगे। अविनाश पांडे कह रहे हैं कि आप लड़ने का ऐलान किया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव हमने और आपने देखा, और आज के समय पर कोई चीज छिपती नहीं है। वो बाकायदा वीडियो वायरल है जिसमें आरोप ये लगा है कि वोट उनके सामने जो डाले गए थे उन वोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की, और अगर बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है। जो आज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। 2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है। अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है, और जो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है, आज किसी संस्था में जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है उस हिसाब से सम्मान किसी को नहीं मिल रहा। इसलिए आने वाले समय में पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। आप कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं? 24 में आप कहाँ से आपका नाम नहीं है, आप कहाँ से लड़ने का ऐलान कहाँ से लड़ने वाले हैं? आने वाले समय में वो भी पता लग जाएगा। तो कह रहे हैं चाचा का भी टिकट बंटवारे में जो चुनाव लड़ने वाले हैं, आप लंबी सूची देखेंगे, सब लड़ रहे होंगे। खीरी की सीट को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा जो प्रत्याशी, उसी दल उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी को हराए। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन तो आपने माना नहीं, उनका भी दावा था। कोई नहीं करे, कौन कहां से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा खतरनाक परिवार है। निगाहें तो आपके ऊपर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का, तो आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का सबसे खतरनाक परिवार है। उस परिवार की वो चर्चा ही नहीं करते। जो सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है परिवार, जो सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है। हमारे देश की संस्कृति रही है मिलजुल करके रहने की, मेल मिलाप की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। हमारा समाज एक गुलदस्ते की तरह है। उस समाज को सबसे ज्यादा बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी का परिवार कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं आत्मदाह की। अधिकारी लूट रहे हैं। अभी बड़ा अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये स्वीकार किया कि गोरखपुर में बहुत भूमाफिया आ गए हैं। अगर आपने अखबार ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गोरखपुर में भूमाफिया आ गए हैं। तो जो भूमाफिया हैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत पनप रहे हैं। कोई जिला नहीं बचा
जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने पर भूमाफिया काम न कर रहे हो, आप जमीन कब्जा कराने का काम, आप पीडीओ को लेकर जमीनों चुनाव मैदान को में उतरे हैं। विभागों से किस तरीके से छीना जाए, कानून के माध्यम से उसका दुरुपयोग कैसे किया जाए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। निर्वाचन आयोग भारत सरकार आपके करीबी माने जाते आते इस्तीफा दिया है करीबी है, इस्तीफा दे दिया है, तो अच्छी बात है। सरकार की जब आप दोनों बातें कह रहे हो कि वो करीबी भी है, इस्तीफा भी दे दिया। अध्यक्ष जी कई तरीके के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष जी कई तरीके के समाजवादी पार्टी पर उनके आरोप भी उन्होंने लगाए हैं और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर किसी के ख्याल बदल गया हो, जिसका ख्याल बदलता है उसका फिर ख्याल बदल जाएगा। पूरे देश में सर बैलेट पेपर की मांग चल रही है लगातार अधिवक्ता और उनको लेकर ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं अधिवक्ता और देश के तमाम नागरिकों को और उसके पक्ष में जो लोग जो ये चाहते हैं कि दुनिया में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, अगर हमने आपने जो विकसित भारत का सपना दिखाने का काम किया और देखा हम लोगों ने किस तरह कार्यक्रम चला, विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों की हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आज़ादी देता है कि आप कैसे वोट डालेंगे। जर्मनी है, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान जहाँ से ईवीएम बनी, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। यूरोप में तमाम जो विकसित देश हैं वो बैलेट से वोट पड़ रहा है वहाँ पर। आपके देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? ये लड़ाई लंबी है, 2024 के बाद भी चलेगी। और यहाँ तक कई देशों के कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे प्रीमियर कोर्ट है, उनके सबसे ऊंचे कोर्ट हैं, उन तक ने ये कहा है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आप जर्मनी का पढ़ेंगे तो जर्मनी में ये कोर्ट ने कहा, उनके सबसे बड़े कोर्ट ने, कि अगर यहाँ पर वोट ईवीएम से पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जर्मनी जैसा देश इस तरह की जो ईवीएम से वोट पड़ने की व्यवस्था उसके खिलाफ है, तो आप क्यों नहीं खिलाफ हैं? ये लड़ाई लंबी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी वो उस दिशा में काम करेगी। अभी हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए कि इन्हें ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाएंगे। एजेंसी के दुरुपयोग को किस तरह से देखते हैं? समाजवादी पार्टी देख रही लगातार एजेंसियों के विपक्ष पे, बड़े बड़े नेताओं पे ईडी द्वारा। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईडी विभाग जिसने बनाया, जिस सरकार में बना, उस मंत्री को भी फेस करना पड़ा और जेल जाना पड़ा। एक समय कांग्रेस का था, जिस समय ये विभाग बनाया गया, ईडी को ज्यादा पावर दी गई और जिस मंत्री ने बनाया था उस मंत्री को भी वही फेस करना पड़ा। ईडी जैसे विभाग को अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 लाख करोड़ जो तमाम फरेबी लोग हैं उनके पास गए, जो पैसा लेकर के विदेश भाग गए, आप क्या किया है? जो आंकड़े कहते हैं सबसे ज्यादा ईडी विभाग का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किसी वो भारतीय जनता पार्टी। जो भी छापे पड़े हैं, जिसको भी बदनाम करने का काम किया है, 90% केसेस में केवल विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्या इनके यहाँ मुनाफा कमाने वाले लोग नहीं है? याद रखना आप, जो मुनाफा ज्यादा कमाते हैं, जो मुनाफा ज्यादा कमाते हैं वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोई चीज जो सस्ती है उस पर जानबूझ करके मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपतियों को, अपने सहयोगी लोगों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आप कल्पना कर सकते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है 40,000 करोड़ से ज्यादा गड्ढा मुक्ति में पैसा खर्च किया है। गड्ढा मुक्ति में खर्च हुआ पैसा 40,000 करोड़। क्या कल्पना कर सकते हैं आप बताइए, सरसों के तेल का कारोबार किसके हाथ में चला गया? आज हम और आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, किसके हाथ में है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी जवाब देती। और जो लोग कहते थे निवेश आएगा, हर जगह जमीन पे मीटर डाल करके नापने लगते हैं कि यहाँ पे उद्योग आने वाले हैं, यहाँ कारखाने आने वाले हैं। मैंने सुना है कि
एक्सप्रेसवे के किनारे भी एक सपना दिखाया गया यहाँ पर तो उद्योग और कारखाने लगेंगे। और बताइए, आपके देश के नौजवान जो बेरोजगार हैं वो लाइन में लग करके इजराइल जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात सरकार के लिए कोई नहीं हो सकती कि आपके लोग वॉर में जाकर के काम करेंगे, अपने घर परिवार के लोगों को छोड़ करके, अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को छोड़ करके। और कितनी बड़ी रिस्क लेंगे नौकरी के लिए कि वो इजराइल में जाकर के काम करेंगे। क्या ये सरकार जो निवेश का सपना दिखा रही थी, कोई जमीन पे निवेश आया है क्या? 94 साल के हो चुके सफीकुर रहमान बर्क को आपने टिकट दी है। मैंने उनसे कहा कि हमारे लिए ओल्ड इज गोल्ड, और जो हमारे पुराने लोग हैं और जब तक वो हैं तब तक वो चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने ये कहा है कि जिन सीटों को आपने घोषित किया उन पर उनका भी दावा था, आपने हिडन एजेंडा के तहत ये हमारी और कांग्रेस की बातचीत है, ये बातचीत ANI और प्रेस की नहीं है। इसलिए हमें और कांग्रेस और जिन दलों से हमारा गठबंधन हो रहा है, हमारी कोशिश होगी कि उन्हें संतुष्ट करें। जिस दल में हमारा गठबंधन हो रहा है, क्या वो फॉर्मूले के तहत आपके साथ चुनाव में 2024 लड़ाई में शामिल रहेंगे? PDA हमारी एक रणनीति है, इंडिया गठबंधन है, और PDA का मतलब यह है कि 90% आबादी की बात कहना। बसपा के बिना नहीं, बसपा के बिना क्यों? मैंने जब आपसे कहा कि जो 90% आबादी है, जो दुखी है, पीड़ित है, पिछड़ी है, दलित है, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और पीड़ित, दुखी, अगड़े, वो लोग जिनके ऊपर बुलडोजर चला करके मार दिया था, थाने में मार दिया था, क्या वो लोग नहीं है साथ? हमारे प्रेस के लोग जो दुखी हैं, ये भी तो हमारे साथ हैं, ये भी तो PDA के हिस्सा है। लगातार जो है PDA को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं, और अभी दूसरी लिस्ट कब जारी होगी और मायावती क्या इसमें शामिल हो पाएंगे? दूसरी, तीसरी, चौथी सूची बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन सर, कांग्रेस का तो विरोध है आपकी सीट पे ही। उन्होंने कहा तमाम सीटें हमसे पूछ के PDA। मैंने ये कहा कि जो हमारे गठबंधन के सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी उन्हें संतुष्ट करना। कानून व्यवस्था है, इसीलिए जो जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। कानून व्यवस्था जीरो है, जो लोग नारा देते जीरो टॉलरेंस, इनका जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया। आप देखिए, महिलाएं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध है। उत्तर प्रदेश का NCRB का आंकड़ा देखें हम, तो महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, दुखी हैं, और उनके साथ सबसे ज्यादा मुकदमे हुए हैं। और फिर जब से ये सरकार आई है, NCRB का आंकड़ा निकलवा लीजिए, 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। 1 लाख। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब से दिल्ली में BJP की सरकार आई तो 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये लोग आय दोगुनी कर रहे थे। किस किसान की आय दोगुनी हो गई? जो मंडी बन रही थी, मंडी आधी अधूरी रोक दी गई। जो सामान किसान खरीदा उसमें GST कितना ले रही है सरकार? बिजली का बिल कितना महंगा है? किसी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं है। कह रहे हैं हमारी गारंटी है इलाज की, 80 करोड़ लोगों को गारंटी है। गारंटी इस बात की है, अस्पताल पहुंच जाओ, गारंटी है। और ये गारंटी हो जा रहे हैं, इन्होंने थाली और यादव का भी नाम होगा। आप चश्मा उतार के देखो, वो है तो